हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ हर्ष। वेलकम टू इनिशिएटिव। हम लोग आज क्लास नाइन्थ का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग को बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई भी कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को आगे हम लोग डिस्कशन करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन का जब भी बात होगा तो आप एक बात जान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्री में होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होगा? तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि अनडेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा। अनडेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ जो पावर है वो किसके पास होगा? किंग के पास है। मीन्स कि किंग ही एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेटिव होगा, जुडिशियरी होगा, तो वहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब डेमोक्रेटिक कंट्री में बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, तो यहाँ पे पावर का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। शायद क्या वो सोसाइटी में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशंस रहते हैं कि किस आदमी को कितने पावर हैं और कितने तक वो काम कर सकता है, उस पावर के डोमेन में उसको काम करना पड़ता है। तो इस ढंग से क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है लोगों को कि कितना आपके पास पावर है, क्या आप सिटीजन्स को पावर है, कैसे स्टेट को रोकता है। तो इस ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जैसा हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे हम लोग एज ए सिटीजन हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि डेमो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है, कैसे इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो इसको लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे टाइम को स्पेंड ज़्यादा ना करते हुए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जब ये लेक्चर पूरा ख़त्म हो तो आप लोग इसके विद इन हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्या है कि हम लोग प्रोसेस को समझेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को समझेंगे कि मतलब कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। और इसके बाद हम लोग एक रिस्पेक्ट, एक हमारा डेवलप्ड हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारा रिस्पेक्ट डेवलप्ड हो। फिर एप्रिसिएशन, क्या चीज़ का भाई? एप्रिसिएशन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का एप्रिसिएशन। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को क्यों अप्रिसिएट करें? तो जैसा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं वो क्या है? सेकुलर है, सोशलिस्ट है, फिर डेमोक्रेटिक है, फिर जस्टिस है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है। तो ये सब क्या है? वैल्यूज़ है। तो जब आप वैल्यूज़ को समझोगे, तो वैल्यूज़ को जब समझोगे तो खुद ब खुद आप उसको अप्रिसिएट करोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतना कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हैं, इतने वैल्यूज़ प्रोवाइड किए हैं, और उसको फिर बाद में आप जब समझोगे तो उसको अप्रिसिएट करोगे डिफरेंट लोगों के सामने। तो इस ढंग से हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को समझें। फिर आप लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को डायनेमिक क्यों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को सीखने में। जब डायनेमिक का बात कर रहा हूँ जब मैं डायनेमिक का बात कर रहा हूँ तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ टाइम के साथ चेंज हो, टाइम के साथ क्या हो? वो चेंज हो। तो टाइम के साथ जब चेंज होगा तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायनेमिक। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ पहले इम्बेड नहीं होगा, मतलब कुछ चीज़ें एडॉप्टेड नहीं होगा, फिर बाद में उसको लगा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें लगा कि नहीं, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए। जैसे में हम लोग देखते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से मेंशन नहीं था। तो इसको क्या किए हमारे जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है कंट्री के, उन्होंने क्या किया कि इसको फंडामेंटल राइट्स में इनकॉर्पोरेट किया। और इसके कारण क्या हुआ कि हम लोग समय के साथ हम लोगों ने देखा और समझा कि नहीं, एजुकेशन जो सोसाइटी का है वो इंटीग्रल पार्ट है। तो इसीलिए ये राइट्स हैं हर एक स्टूडेंट का, हर एक लोगों का राइट्स है कि वो अपने एजुकेशन को हासिल करे डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इस ढंग से देखा कि कैसे उसको राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में इनकॉर्पोरेट किया गया, राइट टू एजुकेशन। और इस ढंग से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको समय के साथ उसको क्या किया गया? चेंज किया गया। तो इस ढंग से हम लोगों ने समझा कि हमारा कैसे उसी ढंग से
लिविंग डॉक्यूमेंट, कैसे ये लिविंग डॉक्यूमेंट है? कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग प्रियम्बल में आप लोग पढ़ते होंगे विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको किसने दिया? हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। मीन्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है वो डिराइव जो कर रहा है, वो पावर किससे डिराइव कर रहा है? हम लोग से। तो हम लोग यहाँ पे क्या है? लिविंग एंटिटी है। तो उसी ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है? लिविंग एंटिटी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग पूरे ये पार्ट्स को, जितने भी पार्ट्स में ये लेक्चर होंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम लोग क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको अचीव करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। क्या अंडरस्टैंड करेंगे? प्रोसेस की, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देना सीखेंगे। फिर उसके अप्रिसिएशन करेंगे। किसको अप्रिसिएट करेंगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के। कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ वैसे ही हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्यों उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो उसको भी समझेंगे। फिर उसके बाद एप्रिसिएशन करेंगे उस वैल्यूज़ को। और हम लोग कभी भी किसी भी सोसाइटी में उसको कंपेयर करेंगे दूसरे पढ़ने के बाद। आप लोग खुद कंपेयर करेंगे, हम तो इसमें कवर अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनको कंपेयर करेंगे दूसरे दूसरे कंट्रीज से। फिर रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक और लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है। तो गाइज, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग मॉड्यूल की तरफ बढ़ मॉड्यूल का जब मैं बात करूंगा तो मॉड्यूल में आपको देखिए, आप लोग हम लोग इस चैप्टर में, सॉरी, हाँ जी, हम लोग इन चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे एक हिस्ट्री देखेंगे साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री से जनरली हम लोग क्या करेंगे? साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री से हम लोग देखेंगे कि वहाँ क्या प्रॉब्लम थे और उस प्रॉब्लम को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिनिमाइज किया गया। और वहाँ से हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है। फिर हम लोग जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के मीनिंग को समझेंगे। इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बने, फिर उसके वैल्यूज़ क्या हैं, जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या क्या हैं, तो उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए गाइज, हम लोग यहाँ पे अब हम लोग साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री को देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में हुआ क्या। जनरली आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका जो है वो इंडिया और यूरोप के बीच में एक कंट्री है। जब यूरोपियंस इंडिया के सर्च में आ रहे थे तो वो एक साउथ अफ्रीका में स्टे लगाते थे और फिर वो इंडिया में आते थे, क्योंकि सी रूट आप डायरेक्ट इंडिया आओगे तो आप उस टाइम जो नेविगेशन था वो सी उतने बड़े बड़े मोटर बेस्ड नहीं होते थे। तो उसके कारण क्या करते थे, वो स्टीम इंजन था, तो वो जनरली क्या करते थे कि साउथ अफ्रीका में रुकते थे, खाना पीना खाते थे, 2 महीने का स्टे लेते थे, क्योंकि वहाँ पे आप सी में अगर लॉन्ग ट्रेवल करोगे तो वहाँ पे आपको सी फीवर भी हो जाएगा। तो इस कारण से वो क्या करते थे कि साउथ अफ्रीका में स्टे लेते थे, फिर वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे कॉलोनीज बनेंगी और कॉलोनीज में जनरली जो कॉलोनाइजेशन होगा वहाँ पे, वहाँ एक लोग जो होंगे वो कैसे लोग होंगे? वाइट लोग होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, जो ब्लैक के साथ साथ क्या कैसे लोग आ जाएंगे? वाइट लोग आएंगे। फिर वो वाइट लोग क्या करते थे कि जब वो ट्रेड करते थे तो उसके साथ साथ वो लोग ब्लैक लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए वो ट्रांसपोर्ट करते थे वहाँ से। तो इसीलिए आप अमेरिका में देखेंगे कि वहाँ पे वाइट लोगों के साथ साथ ब्लैक लोग भी मिलेंगे। क्यों मिलते थे? क्योंकि उनको एग्रीकल्चर फील्ड में काम कराने के लिए वहाँ अफ्रीका से, कंटिनेंट से उनको ट्रेवल करते थे। तो इस ढंग से वहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भी जो लोग मिलेंगे। उसी प्रकार इंडिया में क्या होगा, इंडिया से भी लोगों को टी के प्लांटेशन के लिए अफ्रीका लेके जाया जाता था। और वहाँ का जो अ, कोयले का खदान हो, जो मिनरल रिसोर्सेज का जो मिल्स होता था, वहाँ पे वो उनको खटाने के लिए, वर्क कराने के लिए इंडिया से उनको ट्रांसपोर्ट करके साउथ अफ्रीका लेके जाते थे और वाइट पीपल वहाँ काम करवाते थे। फिर इसके कारण जो सोसाइटी होगा, जो मीन्स जो अफ्रीका होगा, वो कैसा कंट्री बनेगा? मल्टी इथनिक कंट्री। मल्टी इथनिक कंट्री कहने का मतलब क्या कि डिफरेंट डिफरेंट इथनिसिटी के लोग अफ्रीका में रहते थे। डिफरेंट इथनिसिटी के कैसे लोग होते हैं भाई? तो यूरोपियन यूरोपियन कैसे हो गए? वाइट इथनिसिटी के। नेटिव पीपुल मतलब क्या कि जो अफ्रीका के ही थे, वो कैसे थे? वो ब्लैक थे। फिर इंडियंस, इंडियंस को भी वो लेके जाएंगे तो वो कैसे होंगे? ब्राउन होंगे। तो इस ढंग से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका जो था वो कैसा कंट्री बन गया? मल्टी इथनिक कंट्री। लेकिन कॉलोनियल पीरियड के टाइम में हम लोग
जानते हैं कि पावर किनके पास होता था, यूरोपियंस के पास पावर होता था। मतलब क्या कि जो वाइट पीपुल है, सॉरी गाइस, जो वाइट पीपुल है वो क्या करते थे, वो गवर्न करते थे कंट्री को। तो इसके कारण जो पावर है वो किनके पास लाइज होता था, यूरोपियन के पास। तो वो क्या करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे जो लोग होते थे, नेटिव पीपुल्स हो चाहे वो इंडियन हो। तो इसके कारण वो डिस्क्रिमिनेशन जो होता था वो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता था, कलर। और वो कलर के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो इसके लिए ना उन्होंने एक सिस्टम बनाया साउथ अफ्रीका में, उसको एपेथाइड सिस्टम कहते हैं। और एपेथाइड सिस्टम से जनरली वो क्या करते थे कि डिस्ट्रीब्यूट से एक सेपरेशन कर देते थे वाइट और ब्लैक के बीच में। और इसके कारण क्या, वाइट के लिए एक अलग सिस्टम और ब्लैक के लिए एक अलग सिस्टम, मतलब विद इन ए कंट्री दो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग एपेथाइड को अगले स्लाइड में हमने अच्छे से इसको डील करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि एपेथाइड सिस्टम होता क्या है। और उसको जनरली डिस्कशन करने से पहले मैंने यहाँ नेल्सन मंडेला जो इस सिस्टम के खिलाफ एक तरह से कहो कि मूवमेंट चलाएंगे, उनको मैंने यहाँ पे उनके कोटेशन को, उनके बुक से उनके कोटेशन को यहाँ पे लिखा है, जो इवन आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। इस कोट में उन्होंने लिखा है कि मैं वाइट लोगों के खिलाफ ब्लैक के लिए लड़ूंगा और ब्लैक के खिलाफ वाइट लोगों के लिए लड़ूंगा। मतलब कि वो मिडिल ग्राउंड है। अगर ये ब्लैक है और ये इसको वाइट कह लो, ये ब्लैक है, तो वो मिडिल ग्राउंड पे रहेंगे और इनको इनके ऑप्रेस्ड होने से बचाएंगे और इनको इससे ऑप्रेस्ड होने से बचाएंगे। तो इस ढंग से वो ये बोल रहे। फिर उन्होंने बोला कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए और फ्री सोसाइटी के लिए वो क्या करेंगे, ज़िंदगी भर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और उस कंट्री में वो हारमोनी होनी चाहिए और क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सब लोगों के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं वो चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो पब्लिक ऑफिसेज हों, पब्लिक ऑफिसेज का बात करें तो पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, तो ये सब जो ऑफिसेज हैं इनमें सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, चाहे वो वाइट पीपल हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो ब्राउन पीपल हो। तो इन सबको उस ऑफिस में अपॉर्चुनिटी मिले। फिर वो नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं कि ये आइडिया के लिए मैं जीऊँगा और इसको अचीव करने की कोशिश करूँगा और मरने के लिए भी रेडी हूँ। मीन्स ये आइडिया क्या था, आइडिया उनको क्या था, इस जो ऊपर जो बोल रहे थे ये आइडिया था। उस टाइम रियलिटी क्या था, रियलिटी था डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल। तो उस ढंग से आप देख रहे हो कि वो जो करना अचीव करना चाह रहे थे वो उस टाइम के लिए आइडिया था। और उस आइडिया को प्रेवलेंट ना होने के लिए लोग क्या कर रहे थे, उस आइडिया को रोकने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मीन का यूज करेंगे और नेल्सन मंडेला को भी वो क्या करेंगे, जेल में डाल देते हैं। तो इस ढंग से हम लोग समझ गए कि नेल्सन मंडेला जो फाइट करेंगे वो किसके खिलाफ फाइट करेंगे, एपेथाइड सिस्टम के लिए फाइट करेंगे। एपेथाइड सिस्टम के लिए नहीं, एपेथाइड सिस्टम के खिलाफ फाइट करेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे कि होता क्या और नेल्सन मंडेला ने कैसे इसके लिए फाइट किया। अब इसको समझते हैं कि एपार्थाइड होता क्या है। सबसे पहले एपार्थाइड क्या था, एक सिस्टम था जिसके अंडर क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो कहाँ प्रेवलेंट था उस टाइम, साउथ अफ्रीका में। अगर इसको डिफाइन करें तो ये ऑफिशियल पॉलिसी था, सॉरी हाँ, ये एक ऑफिशियल पॉलिसी था क्या, रेशियल सेग्रीगेशन का और इल ट्रीटमेंट था। किसके लिए भाई, ब्लैक लोगों के लिए। किसके द्वारा किया जा रहा था, गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ की गवर्नमेंट थी, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी। कहाँ, कब से कब के बीच में, 1948 से 1989 तक। तो इस ढंग से वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ की गवर्नमेंट ही क्या कर रही थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी अपने लोगों के साथ। और इवन तक इल ट्रीटमेंट कर रही थी किन के साथ, ब्लैक पीपल के साथ। जो सोसाइटी हमने देखा था कि वाइट और ब्लैक में डिवाइडेड था, तो वाइट पीपल को सब जगह अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थे लेकिन ब्लैक पीपल्स को अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थे। इवन तक जो पब्लिक यूटिलिटीज़ के जो सामान होते हैं, यूटिलिटीज़ जब बोल रहा हूँ मतलब कि जो पब्लिक यूजेज के लिए, जैसे टॉयलेट हो गए, बीच हो गए, तो वहाँ पे भी बीच को क्या था, फर्दर डिवाइडेड था कि वाइट के लिए अलग रूट है और ब्लैक के लिए अलग रूट है। इवन तक बीच को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया था कि इस बॉर्डर के इधर ब्लैक लोग
नहाए स्नान करेंगे और इधर वाइट लोग स्नान करेंगे। तो इस ढंग से बात सिस्टम, इवन तक टॉयलेट को भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो इस टाइप के उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया था पूरे सोसाइटी को। तो फिर उन्होंने वहाँ के जो लोग थे और इंडियंस थे 1950s में क्या किया, उन्होंने एक मूवमेंट को लॉन्च किया। वो मूवमेंट किसके अंडर था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो एक अम्ब्रेला की तरह था। अम्ब्रेला नेश अगर इसको अगर डिस्कस करूं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, तो जनरली क्या था कि जैसे इंडिया में कांग्रेस था, एक कांग्रेस है और इसके विद इन डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज थे जो इस मूवमेंट के लिए फाइट करेंगे, चाहे वो कम्युनिस्ट रहेंगे, चाहे वो डिफरेंट आइडियोलॉजी के पार्टीज होंगे। वो क्या करेंगे, उस एम्ब्रेला के अंदर में एक ही चीज़ को, गोल को अचीव करने के लिए वो काम करेंगे। इससे क्या होगा कि यूनिटी देखने को मिलेगा। जो गवर्नमेंट है उनको अगर देख लीजिए, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट है, एक एक पार्टी है, तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट को लॉन्च करने के लिए बहुत आसान से इनको लॉन्च करेंगे और इनको दबा देंगे। लेकिन यहीं पे अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ एक मंच पे आ जाएं और फिर वॉइस को रेज करें, तो इस ढंग से क्या होगा कि एक यूनिटी देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं, जो कर रहे हैं वो गलत है और जो मेजॉरिटी वॉइस है वो हमारे खिलाफ है। तो इस ढंग से एक मैसेज जाएगा गवर्नमेंट से। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो एक अम्ब्रेला की तरह काम किया और उसके विद इन डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज थे। उन्होंने उसको अचीव करने के लिए जो रेसिज्म का डिस्क्रिमिनेशन था, जो रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, काम किया। इवन तक जो वर्ल्ड में अराउंड डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थे या डिफरेंट कंट्रीज़ थे, उन्होंने एपेथाइड को अनजस्ट बोला और रेशियल सिस्टम बोला। अनजस्ट बोलने का मतलब क्या हुआ है कि अनजस्टिस मीन्स कि वो न्यायपूर्वक नहीं है। न्यायपूर्वक नहीं कहने का मतलब क्या हुआ, अभी के लिए आप लोग इसको ऐसे समझे कि वो रॉन्ग है। वो क्या है? रॉन्ग है, अनजस्टिस है। तो इस ढंग से जो सिस्टम था वो क्या था, अनजस्ट था। क्योंकि कोई भी सिस्टम हो विद इन द कंट्री, कोई भी सिस्टम हो, उसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। अगर वो सिस्टम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनजस्ट बोलते हैं। और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो इस ढंग से हम लोग उस एक्शन के खिलाफ हम लोग क्या करते हैं, फाइट करते हैं। तो यहाँ पे एक कंट्री के विद इन हम लोगों ने एपेथाइट सिस्टम को ख़त्म किया। इवन तक इंडिया जो 1947 के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज उभर के निकल के आया था, वो 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 भी अपना साउथ अफ्रीका के लोगों को एक एपार्थाइड जो इशू था उसको अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और ये इशू को वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे यूनाइटेड नेशन के सामने या वेरियस फोरम्स जो था वर्ल्ड गवर्नेंस का, वहाँ पे इसको क्या करेगा, रेज करने का इशू उठाएगा और वहाँ पे लोगों को बताएगा कि ये जो सिस्टम जो साउथ अफ्रीका में चल रहा है वो गलत है और इसको अभी के अभी जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको क्या करे, एक प्रेशर बनाए वहाँ के गवर्नमेंट पे और उसको क्या करे, ख़त्म करे। तो इस ढंग से इंडिया क्या किया, वहाँ पे अपना लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश किया। जो कंट्री था साउथ अफ्रीका, उसको इवन साउथ अफ्रीका के कंट्री के जो विदिन लोग थे वहाँ पे एक एक जो कहते हैं ना बड़े मंच पे वो लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो ये मूवमेंट जो था वो एक मास लेवल पे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ये चला। और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो विद इन द कंट्री प्रेशर में थी और आउटसाइड द भी कंट्री प्रेशर में थी। जैसे इंडिया की तरफ से या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज जो उस समय इंडिपेंडेंस हो ले रहे थे, तो उस ढंग से क्या है कि जो गवर्नमेंट थी वहाँ की क्या थी, उन पे प्रेशर था। आउटसाइड भी प्रेशर था और इनसाइड भी प्रेशर था। इनसाइड भी प्रेशर था और आउटसाइड भी प्रेशर था। तो इसके कारण क्या करना पड़ा उनको, नेल्सन मंडेला को छोड़ना पड़ा एज ए फ्री मैन। तो वो एक आज़ाद लोग हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि 26 अप्रैल 1944 में उन्होंने एक न्यू नेशनल फ्लैग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को अडॉप्ट किया और न्यू डेमोक्रेसी का यहाँ पे जन्म हुआ, न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री का जन्म हुआ जो था रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका।
और जो एपेथाइट सिस्टम था, जो गवर्नमेंट था, जो सेग्रीगेशन के बेस्ड पे वहाँ रूल कर रहा था, वो उसका क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया। और जो नया गवर्नमेंट बना वो कैसा, किस बेस्ड पे बना, वो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट था। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के वाइट भी लोग थे उस गवर्नमेंट में, ब्लैक भी थे, इवन तक इंडियंस भी कॉन्स्टिट्यूएंट थे। मतलब उनको भी, मतलब सबको मिला के एक ढंग से गवर्नमेंट को बनाया गया कि कोई ऐसा नहीं लगे कि हाँ हमको छोड़ दिया गया, वो आउटसाइड द गवर्नमेंट है। तो इस ढंग से वो साउथ अफ्रीका का गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। और फिर जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या करेंगे, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश करेंगे। और यो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा उसको बनाने के लिए सब लोग एक साथ आएंगे एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो वाइट जो गवर्नमेंट पहले से वहाँ रूल कर रही थी, या फिर जो पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रीडम स्ट्रगल में काम किया। तो वो सब मिलके क्या एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। वो जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या था, बेस्ड ऑन किसके है, इक्वेलिटी ऑफ ऑल रेसेज, चाहे वो कोई भी रेस का हो, वाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो। फिर सारे मैन को इक्वेलिटी दिया, प्रोवाइड किया गया, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो। तो इस ढंग से इवन तक वुमेन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड किया गया। तो इस ढंग से आप लोग देख रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेसी में इक्वालिटी लाने की कोशिश की हुई। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे वो डिपेंडेंट था कंट्री। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का जब बात करें, मतलब पीरियोडिक इलेक्शन था, जस्टिस था, इक्वालिटी था, लिबर्टी था, फ्रीडम था। तो इस ढंग से जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ था उसको इम्बाइव किया गया। सोशल जस्टिस उस कॉन्स्टिट्यूशन में था। सोशल जस्टिस का जब बात करें, मतलब सोसाइटी में जो जस्टिस होता है, जैसे इंडिया का अगर एग्जांपल लेके सोशल जस्टिस को समझा जाए तो ऐसे, जो हमारे इंडियन कम्युनिटी में एक टाइम तक जो कहते थे कि शेड्यूल कास्ट, मतलब उनको बोला जाता था कि ऑप्रेस्ड होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, शेड्यूल कास्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया रिजर्वेशन के थ्रू, कि वो गवर्नमेंट में उनका एक ढंग से रिप्रेजेंटेशन बना रहे। और उस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने क्या किया, उस कम्युनिटी को हमने एक सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश किया विद इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो इस ढंग से वहाँ पे भी क्या किया गया, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश किया गया। फिर ह्यूमन राइट्स थे उसमें। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स ऐसा होता है कि जो राइट और रॉन्ग मीन्स कि जो लोग अगर सर्टेन वैल्यूज़ को राइट्स मानते हैं, मतलब राइट है, जो सोसाइटी के लिए राइट है, तो वो क्या हो गए, राइट्स हो गए। जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। तो इस ढंग के क्या है, ये राइट्स हैं। तो वो ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमन को ह्यूमन एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। राइट्स तो एनिमल के भी आज के टाइम में होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो ह्यूमंस को अगर राइट दे नहीं दोगे तो वो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। अगर आपके राइट्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे आपको ट्रीट करेंगे, एज ए एनिमल ट्रीट हो गए आप सोसाइटी में। तो वो भी राइट्स को इम्बेड किया गया। तो फिर से यहाँ पे मैंने नेल्सन मंडेला जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम उन्होंने अपने बुक में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बारे में उन्होंने कुछ मेंशन किया। तो फिर से मैं इसको आपको पढ़ के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मायने क्या है और इसका मतलब क्या है। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो साउथ अफ्रीका है वो पास्ट के बारे में भी बात कर रहा है, फ्यूचर के बारे में भी बात कर रहा है। कि मतलब जो वाइट लोग थे उनको भी वो क्या थे, पास्ट में उनके पास पावर था। और फ्यूचर कौन है, ब्लैक और ब्राउन पीपल, उनके पास भी पावर है। तो एक ढंग से क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका था वो इन दोनों के बीच में क्या बनाने की कोशिश की, हारमोनी बनाने की कोशिश की। तो इस ढंग से वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका था वो पास्ट के भी बारे में बात कर रहा है और फ्यूचर के भी बारे में बात कर रहा है। फिर वो आगे बोलते हैं कि फिर वो आगे कहते हैं कि एज ए साउथ अफ्रीका हम लोग जो पास्ट में जो हमारा रेसिस्ट ब्रूटैलिटी और रिप्रेशन का जो पास्ट है उसको हम लोग कभी फ्यूचर में फिर से सोसाइटी में इसको एडॉप्ट नहीं करेंगे। तो इस ढंग से उन्होंने क्या किया कि पास्ट को उन्होंने बोला कि हम पास्ट को अपने कभी हम लोग क्या करेंगे, अचीव नहीं करेंगे। और इसके बाद वो कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा, मोर देन दैट, हम लोग क्या किए, हम लोग सोसाइटी को, अपने कंट्री को एक ट्रांसफॉर्म किए
जहाँ पे सारे लोगों के साथ विद इन द कंट्री हम लोग, ये जो कंट्री है वो सबको बिलोंग करेगा, चाहे वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे वुमेन्स हो, मैन हो, इन सबको बिलोंग करेगा। तो इस ढंग से नेल्सन मंडेला ने वहाँ के साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बारे में उन्होंने अपने पॉइंट को रखा। तो इस ढंग से हम लोगों ने देखा कि कैसे जो साउथ अफ्रीका था अपने ब्रूटल पास्ट से एक नया फ्यूचर की तरफ बढ़ा, और यहाँ से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे जर्नी को हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के जर्नी को एनालाइज किया। अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हुए हम लोग इसको अब समझेंगे कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों कोई भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरत पड़ता है। अब हम लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें ज़रूरत क्यों है। फिर हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो इसलिए यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट ऑफ बेसिक रूल्स है किसी भी कंट्री को, जो एवरी सिटीज़न को बाउंड करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसको ऐसे समझना है तो ये ऐसे समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री का। क्या है वो? सुप्रीम लॉ लॉ है जो डिटरमाइन करता है किसके किसके बीच का रिलेशनशिप, भाई रिलेशन अमॉन्ग द पीपुल्स जो वहाँ रह रहे हैं टेरिटरी में, और रिलेशनशिप बिटवीन द पीपुल एंड द गवर्नमेंट। तो इस ढंग से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल्स हैं, सुप्रीम लॉ है जो उस कंट्री का होता है, और वो क्या करेगा, वो एक रिलेशनशिप बनाता है, एक लोगों के दो लोगों के बीच के लोगों का रिलेशनशिप बनाता है। ये रिलेशनशिप कैसा होता है, इक्वालिटी पे डिपेंडेंट होता है, लिबर्टी पे डिपेंडेंट होता है, जस्टिस पे डिपेंडेंट होता है। इवन तक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, कहाँ, किसके किसके बीच में, लोगों और गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है किसके लिए काम करती है, लोगों के लिए। लोग जो हैं वो अपना कंसेंट किसको प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। जब आप क्लास 10th में पहुंचेंगे तो इसको आप एक ब्रॉडर वे में इसको समझेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। मतलब ये बेसिक लॉ ऑफ द लैंड होता है। फिर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन का जब भी मैंने स्टार्टिंग में भी बात किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जब भी बात करेंगे तो वो कौन सी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री में, मीन्स जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगा उसमें। और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कैसा होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहता है उसमें क्या होता है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें सब कुछ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, इवन तो जो सिटीजन्स होते हैं उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज़, ये सब कुछ मेंशंस होते हैं। तो एक ढंग से वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटेन होता है, और उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कभी भी किसी भी लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो कि उनके पास उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या ड्यूटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है उनके क्या पावर हैं, एग्जीक्यूटिव उनके क्या पावर हैं, लेजिस्लेचर उसके क्या पावर हैं, तो जुडिशियरी उसके क्या पावर है। तो इस ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन इसलिए कहा जाता है कि उसमें जो सब कुछ जो है वो मेंशन होते हैं। और मेंशन किस लिए होते हैं कि कभी भी सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो समझने में कि उनके क्या पावर हैं। अगर वो नहीं समझेंगे कि उनके पावर क्या है, तो अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले कि आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने पावर हैं और कितने नहीं पावर हैं, तो आप एक ढंग से समझो कि आप अपने ब्रदर के साथ आप क्या कर सकते हो, अपने राइट्स को लेके कोलाइड कर सकते हो घर में। तो इस ढंग से क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ पावर्स जो होते हैं वो रिटेन होते हैं। और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वही आगे मैंने समझाया है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो रिटेन होते हैं। जो बुक में, जैसे कोई भी बुक होता है, रूल बुक होता है, उसमें जैसे मेंशन होता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक रूल एंड रेगुलेशन है वो मेंशन होता है। अगर एग्जांपल ले कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया 1788 में, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया। तो इस ढंग से हम लोग समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्यों है, क्यों किसी भी कंट्री के
डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, एक कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी में चाहे वो मेजोरिटी में रहे चाहे वो माइनॉरिटी में रहे, तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच में क्या हो, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हों। कन्फ्लिक्ट का मतलब प्रॉब्लम्स हों, तो वो प्रॉब्लम को क्या करता है, वो रिमूव करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश करता है। और इवन तक एक तरह से कहो कि वो एक वो एक तरह से कहो कि उनको ये प्रोवाइड करता है, एश्योरिटी प्रोवाइड करता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी उनके खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेगा, किनके खिलाफ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ। तो इस ढंग से जो होता है एक दूसरे के साथ वो जो कन्फ्लिक्ट है उनको क्या कर देता है, वो मिनिमाइज कर देता है। फिर इसके बाद जब बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट हैं वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एब्सोल्यूटिज्म को अवॉइड करता है किसी भी कंट्री में। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है कि जब पावर, जो पावर है पॉलिटिकल पावर या फिर, हाँ पॉलिटिक, सॉरी गाइज, सिर्फ पॉलिटिकल पावर, क्योंकि आप लोग क्लास 9th के बच्चे हैं तो पॉलिटिकल पावर के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। जो पॉलिटिकल पावर है वो किसी भी एक पर्सन के पास आ जाए। मान लो इस ये जो बच्चा है, इस बच्चा के पास ही सारा पॉलिटिकल पावर आ जाएगा, तो ये किसी से पूछेगा भी नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एब्सोलिस्ट। मतलब वो कोई किसी का कोई वैल्यू नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा और सारा काम ये खुद करेगा, तो ये क्या है, एब्सोलिस्ट हो जाएगा। तो इस ढंग से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अवॉइड करता है एब्सोल्यूटिज्म किसी भी कंट्री के बीच में, विद इन द कंट्री, कि कोई भी पावर किसी एक पर्सन के पास ना चला जाए। फिर वो सिटीज़न को प्रोटेक्ट करता है किससे, आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट से। इवन तक इसको ऐसे समझो कि जो राइट्स अवेलेबल होते हैं सिटीज़न को, वो राइट्स क्या करता है, वो राइट्स गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने में, लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करने में वो उनको रोकता है। मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट है, कोई लॉ बनाता है और वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर हैम्पर करता है, मतलब उसको ठेस पहुंचाता है किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को, तो वो लॉ क्या हो जाता है, वो लॉ को ख़त्म कर दिया जाता है, वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस ढंग से जो प्रोटेक्ट सिटीजन्स होते हैं उनको क्या करता है, आर्बिट्ररी एक्शन से गवर्नमेंट को से बचाता है। इवन तक जो गवर्नमेंट है वो कोई भी एक्शन अपने बिहाफ पे ले लेता है बिना कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखे हुए। तो इस ढंग से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को। फिर जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। कैसा कैसा जस्टिस प्रोवाइड करता है भाई, वो जस्टिस प्रोवाइड करता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ये आप हायर स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तो आप जस्टिस के 3 डायमेंशन को समझेंगे। या जब मैं वैल्यूज़ को डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है और पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, उसको मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसको आप अभी के लिए इसको छोड़ दें। फिर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होते हैं, जो गवर्नमेंट को हम लोग चुनते हैं, उनको वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे वो सिटीजन के लिए वेलफेयर के लिए काम करे। और वो वेलफेयर से जो हमारा कंट्री है वो अच्छा हो वर्ल्ड में, उसको अचीव करने में क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। जो मैंने उधर समझाया था इसको मैंने सिंपल 4 पॉइंट्स में मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया। पहला, ये एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है लोगों के बीच में, डिफरेंट काइंड ऑफ, कि वो एक साथ एक कंट्री में रह सके। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे सिंपल फर्स्ट पार्ट हो गया कि वो इसको अचीव करने की कोशिश करेगा। फिर इवन तक वो गवर्नमेंट को क्या करता है कि कैसे गवर्नमेंट बनेगा, क्या उनके पावर्स होंगे वो डिफरेंट डिसीजन लेने के लिए। तो वो वहाँ पे से गवर्नमेंट को क्या है, गाइड गाइड बुक की तरह है गवर्नमेंट के लिए। वो कैसा है, गाइड बुक के लिए उनको गाइड करता है। फिर थर्ड जो है, वो गवर्नमेंट को पावर को, जब मैंने बात किया था आर्बिट्ररी एक्शन का, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या करता है, वो गवर्नमेंट के पावर को क्या करता है, लिमिट करता है।
और वो लिमिट कैसे करता है? वो सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड करके। और सिटीजन्स को जब वो बुक में मेंशन रहता है कि राइट्स, तो गवर्नमेंट को एक ढंग से उनको पता चलता है कि क्या सिटीजन के राइट्स हैं और क्या सिटीजन के राइट्स नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने से रोक रहा है। चौथा क्या है कि ये एक एस्पायर करता है लोगों के कि वो एक गुड सोसाइटी का एक क्रिएशन करे। जैसे जब मैंने बात किया था एक वेलफेयर, कंट्री के वेलफेयर के लिए, तो इसको मैंने एक छोटे से रूप में मैंने क्या किया यहाँ पे सम अप करने की कोशिश किया है आपको, जो मैंने कुछ देर पहले उसको डिस्कस किया था। गाइस, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हुए हम लोग इसको आगे भी सेकंड पार्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट में जो जो चीज़ें हैं, जैसे जो जस्टिस है, जो वैल्यूज़ हैं, उसको हम लोग को देखना है और उसको हम लोग आगे करेंगे। गाइज, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इवन तक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज़।